चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या कह रहा है। अभी हम अपरिमेय संख्या को साबित किए गया अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसी पर आधारित ये सवाल है आपका। अपरिमेय दिया हुआ है और वही आपसे साबित करने के लिए कहा जा रहा है यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी इसका हम विरोधाभास स्थिति लेंगे। हम मान लेंगे अपने से यह एक परिमेय संख्या है और फिर उसे हम गलत साबित करेंगे तो वह क्या हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। चलिए इसे देखते हैं। मान लीजिए, माना कि सवाल नंबर 7 का हल देखिए। 7 का हल क्या कर रहा है। मान लिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा, इसलिए 3 + 2√5 = p/q, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। जहां p तथा q एक पूर्णांक है, क्यों 0 के बराबर नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2√5 = p/q -3 लिख सकते हैं। या प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या इसे क्या लिख सकते हैं 2√5 = एलसीएम लीजिए यहाँ पे q, यहाँ p - 3q। ठीक, यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, p और q मेरा क्या है, पूर्णांक है। इसका अर्थ हुआ p - 3q भी क्या है, पूर्णांक होगा। लिखेंगे चूंकि p, इसे क्वेश्चन 1 मान लें, p तथा q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, p - 3q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक होगा। समीकरण 1 को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या हम देख रहे हैं, ये LHS टर्म जो है हमारा, ये LHS टर्म है और ये क्या टर्म है, ये RHS टर्म है। LHS टर्म तो मेरा अपरिमेय है और RHS टर्म क्या है, परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 1 में बायां पक्ष LHS, बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तथा दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जो क्या है, जो बराबर है, जो बराबर है। लेकिन यह संभव नहीं है, लेकिन यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये तरीका रहेगा मेरा जब सवाल इस तरह दिया रहे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट और अगले सवाल की ओर। वास्तविक संख्या चैप्टर में आपका अगला और अंतिम कॉन्सेप्ट है शांत और अशांत आवृत्ति। परिमेय संख्या दी होगी
उसका आपको यह पता करना है कि यह शांत परिमेय संख्या या अशांत है संख्या है, वो भी बिना विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से। चलिए देखिए, यदि कोई परिमेय संख्या, आप नोट करके लिखिए, नोट में लिखिएगा, नोट, यदि कोई परिमेय संख्या p बाय क्यू के रूप में हो, क्यू के रूप में हो, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कंडीशन 1, केस 1, शांत कब होगा? शांत होगा, शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति, सीधा लिखिए, शांत होगा। शांत कब होगा? शांत आवृत्ति जब क्यू का गुणनखंड केवल 2 और 5 के घात में हो, केवल 2 और 5 के धनात्मक घात में हो, धनात्मक घात में हो, तो क्या हो जाएगा? वह शांत हो जाएगा, केस 2। ठीक, अशांत कब होगा? अशांत कब होगा? जब Q का अभाज्य गुणनखंड, लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, जब Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आ जाए, कोई अन्य संख्या आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह क्या होगा? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अब यह सवाल जो आपके सामने है, इसे आप खुद से और बड़े आसानी से कर सकते हैं, और सवाल को देख के आप कर सकते हैं। प्रश्न एक क्या कह रहा है? 23/2q इंटू 5²। यहाँ p बाई क्यू क्या है? मेरा p क्या है? 23, और q क्या है? 2 पे q इंटू 5²। यहाँ हम देख रहे हैं कि q का गुणनखंड केवल 2 और 5 के धनात्मक घात में है, तो कह सकते हैं तो पहला आपका क्या होगा? शांत होगा या अशांत? यह हमारा शांत हो जाएगा। सवाल को देख के आप खुद से कर सकते हैं। चलिए एक बता देते हैं हम करने का, एक कैसे करेंगे। मान लिए, माना कि एक संख्या a जो है कितना है? 23/2q इंटू 5²। ठीक, तो a इज इक्वल टू p बाई क्यू, तो 23/2q इंटू 5², क्या मान लेते हैं? p बाई क्यू। लिखेंगे यहाँ p का गुणनखंड 2 और 5 के धनात्मक घात में है, अतः यह क्या होगा? शांत आवृत्ति। क्या होगा? शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। ठीक, इस तरह हम कर सकते हैं बिना कुछ किए, बिना ऐसे भाग दिए। चलिए सवाल नंबर 2, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से इसे कर सकते हैं, काफी आसान सा सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल 2 क्या है आपका। 256/40/50 लिख दिए।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पी बाई क्यू के रूप में, क्यू का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। 40 50 अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 25। फिर देखिए 3 से खाएगा आपका 5 7 2 9 3 से 3 छाके 18 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 7 5 12 6 18 3 से खिला सकते हैं। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पचे 15। फिर किससे खाएगा 5 2 7 2 9 3 से खाएगा 3 सत्ते 21 3 पचे 15। फिर 3 से खिलाइए 25 दिए 75। फिर ये 5 से पचे 25। यहाँ हम क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या देख रहे हैं, क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या देख रहे हैं हम, 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। 5 2 बार है, 3 4 बार है और 2 1 बार है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी क्या है, 3 है। और जब 2 और 5 के अलावा भी कोई अन्य संख्या हो तो क्या होगा, संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या 3 है। अतः संख्या ए जो माने हैं, इसलिए संख्या ए का दशमलव प्रसार क्या होगा, ए का दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति का होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का। आसान सा है, अशांत आवृत्ति। बस आपको क्या करना होता है, आपको क्यू का फैक्टर करना होता है और ये देखना होता है कि क्यू के फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 है या इसके अलावा कोई अन्य संख्या है। जैसे सवाल 3 आप खुद से कर सकते हैं, ये पी बाई क्यू कर लीजिएगा इसे आप, ठीक। और क्यू का मान क्या है 325, इसका फैक्टर कीजिएगा और तब यदि देखिएगा आप 2 और 5 है या इसके अलावा कोई अन्य है तो सवाल 3 आप खुद से कीजिएगा। जब तक आप खुद से नहीं करते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। सवाल 3 कीजिए और देखिए क्या यह आप समझे 1 और 2। तो इसी के साथ आपका यह समाप्त होता है वास्तविक संख्या। अब हम लोग अपने नए सेशन में नए चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।